हेलो फ्रेंड्स, तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे हैंडसम सीईओ को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिस्टर फैंग, जो कि एक म्यूट है। वो अपने काफी सारे लोगों के साथ अपनी वाइफ से मिलने आता है जिसकी जान कार एक्सीडेंट में जाते जाते बच गई थी। मिस्टर फैंग का असिस्टेंट उनकी वाइफ से बोलता है कि मैडम आप हमेशा डाइवोर्स लेने के लिए मिस्टर फैंग से लड़ती रहती हो, तो ये लीजिए डाइवोर्स पेपर्स और जल्दी से इस पर साइन कर दें। मिस्टर फैंग ने पहले ही साइन कर दिए हैं। हमारी हीरोइन शॉक्ड होकर कहती है कि क्या डाइवोर्स, और वो डाइवोर्स पेपर पर जहाँ पर फैंग ने साइन किए हुए थे उन पेज को फाड़कर फेंक देती है और कहती है कि हस्बैंड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और हम साथ में प्यार से रहेंगे। ये बोलकर वो उसे डिफरेंट हार्ट्स बनाकर दिखाती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंग लू बेहोश पड़ी हुई होती है और सभी सर्वेंट्स उसे देख रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे उठाने की कोशिश भी करते हैं। वो कहती है कि डैड मुझे थोड़ी देर और सोने दो। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि ये मैं कहाँ पर हूँ और ये सब लोग कौन हैं। मुझे तो फूड पॉइजनिंग हुई थी, लगता है कि मैं हेवन में आ गई हूँ। एक सर्वेंट कहती है कि मैडम शेंग लू, ये आपके हस्बैंड का घर है। शेंग लू नाम सुनकर वो कहती है कि ये तो मेरे नॉवेल का विलन कैरेक्टर है जो कि मैं पढ़ रही थी, इसका मतलब मैं नॉवेल वर्ल्ड में आ गई हूँ। फिर वो नॉवेल की स्टोरी याद करती है जिसमें शेंग लू के ग्रैंडफादर ने अपने बेस्ट फ्रेंड के ग्रैंडसन से उसकी शादी बचपन में ही फिक्स कर दी थी। इसीलिए वो शादी के बाद डेली अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करती थी, उसे म्यूट होने के लिए ताने मारती थी, अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाकर ड्रिंक किया करती थी। और एक दिन वो नशे में रेस कर रही होती है तो कार का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है और उसका बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। वो सोचती है कि मैं फीमेल लीड की बॉडी में रीबॉर्न हुई हूँ, तो अब मेरा हस्बैंड बीजिंग का रिचेस्ट मैन है। ये सोचकर वो खुश होए जा रही होती है और पूरे घर के लग्जरी आइटम्स को देख रही होती है। एक गोल्ड का टर्टल उठाकर वो टीथ से बाइट करके चेक करती है कि ये तो रियल गोल्ड है। सर्वेंट्स उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि इनके सर पर गहरी चोट लगी है। दूसरा सर्वेंट कहता है कि चुप कर। तभी उसके पास कॉल आती है, मिस्टर फैंग घर आ रहे हैं। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और शेंग लू डिनर करती है। वो देखती है कि टेबल पर इतनी सारी डिशेस लगी हुई हैं और उसके आगे पीछे कितने सर्वेंट्स घूम रहे हैं। वो एक सर्वेंट से पूछती है कि यहाँ पर काम करके तुम कितने पैसे कमा लेती हो। सर्वेंट चुप रहती है तो वो कहती है कि अच्छा मत बताओ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तभी फैंग वहाँ पर आ जाता है। एक गिलास पानी पीकर वो अपने रूम में जाने लगता है। शेंग लू सोचती है कि यही मुझे पाल रहा है तो मुझे इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। वो उसे रोक कर कहती है कि हस्बैंड कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर मेरे साथ तो बैठो, हम लोग कुछ बातें करते हैं। ये सुनकर सर्वेंट्स हैरान होते हैं कि ये मैडम को क्या हो गया है, ये तो कभी बॉस से कोई बात ही नहीं करती। अगर ये लोग बातें करेंगे तो फिर इनकी लड़ाई हो जाएगी, उससे सारा गुस्सा हम लोगों पर ही निकलेगा, फिर हम क्या करेंगे। वहीं फैंग अपनी डायरी पर लिखकर पूछता है कि हाँ बताओ क्या बात करना चाहती हो। वो कहती है कि हस्बैंड तुम्हें हर चीज लिखकर बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस नोट कर दिया करो। और तुम्हारी हैंड राइटिंग कितनी प्यारी है, अगर बाय चांस हम बैंकरप्ट हो गए तो तुम यूट्यूब पर एक कैलीग्राफी का चैनल खोल सकते हो। साथ में तुम्हारी बॉडी भी कितनी मस्त है, बॉडी दिखाते हुए लिखना। सभी लड़कियां तुम्हारी हैंड राइटिंग के साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी देखेंगी। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर कहती है कि वेल मैं ऐसी वीडियो नहीं देखती क्योंकि मैं तो एक डिसेंट वाइफ हूँ। वो तो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बार दिखाया था किसी हैंडसम लड़के की वीडियो को। वो डायरी में लिखकर बताता है कि बस तुम मुझसे लास्ट 2 क्वेश्चंस और पूछ सकती हो। वो बोलती है कि क्या मेरी बातें तुम्हें पका रही हैं? फिर वो डायरी में लिखता है कि नहीं, पर तुम्हारे पास बस लास्ट क्वेश्चन बचा है। वो कहती है कि हाँ ठीक है, क्या मैं वो पानी पी सकती हूँ? और धीरे से बोलती है कि जिस मेड ने खाना बनाया था उसने थोड़ा नमक ज्यादा डाला है। वो उस पानी के गिलास को उसके पास करता है तो सर्वेंट हैरान होकर कहती है कि आज इन दोनों ने इतनी लंबी बातें कैसे कर ली। शेंग लू सोचती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे नफरत नहीं करता तो इसका मतलब मैं इस लग्जरी घर में उसके साथ फ्री में रह सकती हूँ। ये सोच कर वो खुद ही खुश हो जा रही होती है। वो एक रूम का डोर ओपन करती है जहाँ पर हमारा हीरो टॉवेल में होता है। उसके 6 पैक्स एब्स दिख रहे होते हैं। ये देखकर तो शेंग लू बोलती है कि इसके एब्स तो ऑनलाइन वाले लड़के से भी ज्यादा अच्छे हैं। पता नहीं ये बेड पर कैसे लगता होगा और ना जाने वो क्या क्या इमेजिन किए जा रही होती है। हीरो पीछे
मुड़ता है और डोर को बंद कर देता है। चेंगलू मायूस होकर कहती है कि ये कितनी बुरी बात है, मेरे हस्बैंड को मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं आती, मैं बस उसे दूर से देख सकती हूँ और टच भी नहीं कर सकती। और फिर वो इमोशनल होने का ड्रामा करती है। रात में बेड पर लेटकर वो अपने माइंड को कहती है कि उसके बारे में मत सोचो वरना वो मुझे मेंटली एबनॉर्मल समझेगा। इतने में ही फेंग बेड पर आकर लेट जाता है। शेंगलू साइड में खिसकने लगती है और बोलती है कि डोंट वरी हस्बैंड, मुझे तुम्हारे और मेरे बीच की बाउंड्री का पता है, तो मैं सोते हुए तुम्हारा साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगी। आफ्टर ऑल मैं एक डिसेंट पर्सन हूँ। जब फेंग सो जाता है तो वो आंखें खोलती है और बोलती है कि ये मैन कितने भोले भाले होते हैं। वो फेंग के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसकी शर्ट ओपन करके उसे किस करने लगती है। फेंग आंखें खोलता है तो वो उसे पूछती है कि बताओ नेक्स्ट किस मैं कहाँ पर करूँ। ये बोलते हुए वो उसके लिप्स पर किस कर लेती है। फिर फेंग उसे पलटा देता है और वो उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे टच कर रही होती है और बार बार उसकी चेस्ट पर हाथ लगाती है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और वो सोचती है कि लास्ट नाइट मैंने कितना अच्छा सपना देखा था। और फिर वो फेंग को देखकर कहती है कि वो तो मैं तुम्हें अपना पेट समझकर प्यार से टच कर रही थी। वो अपने फोन में टाइप करता है कि क्या तुम अपने डॉगी को ऐसे ही प्यार करती हो, और अपनी शर्ट्स को ओपन करके दिखाता है जहाँ पर लव बाइट्स होते हैं। शेंगलू सोचती है कि ओ नो, इसका मतलब मैंने सच में अपने हस्बैंड के साथ छेड़छाड़ किया है। मेरे बारे में अब वो क्या सोचेगा। मैं एक साइको हूँ जो मैन को फोर्सफुली किस करती हूँ। एक सर्वेंट आकर बोलती है कि मैडम उठ जाएं, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अब वो सोचने लगती है कि भाई मेरा कौन सा ऑफिस है, मैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ ना। दूसरी मेड आकर उसे एक कार्ड होल्डर देती है और बोलती है कि मैडम ये आपके हस्बैंड ने आपकी पॉकेट मनी दी है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। शेंगलू सोचती है कि पास्ट लाइफ में एक अकाउंट को सिक्योर करने के लिए मुझे 6 डिजिट का पासवर्ड लगाना पड़ता था और मेरी प्रेजेंट लाइफ में मेरे पास इतने सारे ब्लैक कार्ड्स हैं। थैंक यू हस्बैंड इसके लिए, मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। सर्वेंट सोच रही होती है कि मैडम का एक्सीडेंट के बाद ऊपरी माल खाली हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम लू को ऑफिस में देखते हैं जहां जाकर वो सभी से मिलती है और सबको अच्छे से गुड मॉर्निंग भी बोलती है। उसका ऑफिस स्टाफ भी हैरान रह जाता है कि इसको हो क्या गया है, इतनी ज्यादा चेंज ये कैसे हो गई। एक लड़की आकर बोलती है डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करने जाना है, कौन जाएगा वहाँ पर। लू बोलती है कि मैं जाऊंगी। जैसे ही वो ऑफिस के बाहर जाती है तो वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि फेंग के ऑफिस में एम्प्लॉय है। वो लू से कहती है कि तुम्हें कहीं जाना है, चलो मैं छोड़ देती हूँ, मेरी कार में आ जाओ। लू सोचती है कि ये तो वही है जो मेरे हस्बैंड के क्लोज आना चाहती है, पर फ्री की लिफ्ट कौन छोड़ेगा। ये सोचकर वो उसकी कार में बैठ जाती है। वो लड़की उसे फ्रैंक होकर क्वेश्चंस करने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड म्यूट है, ये सोचकर तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। लू चेक कर लेती है कि वो उसे फ्रेम करने के लिए रिकॉर्डिंग कर रही है और वो स्मार्टली आंसर करती है कि नहीं, म्यूट हस्बैंड के साथ रहना बहुत ही अच्छा है। वैसे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा घर और लग्जरी लाइफ दी हुई है, मेरे आगे पीछे हजारों नौकर होते हैं और मैं अपने हस्बैंड को बहुत ही प्यार करती हूँ। वो लड़की सोचती है कि मैं इसे फ्रेम करने के लिए क्या पूछूं ताकि बॉस को उनकी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुनाकर मुझे प्रमोशन मिल जाए और मैं बॉस की नजरों में फेवरेट बन जाऊं। तो फिर वो लू से कहती है कि देखो हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। वो बोलती है कि चालाक लोमड़ी, तुम मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकलवा कर मेरे हस्बैंड को मेरे अगेंस्ट करना चाहती हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने देख लिया कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो लड़की बोलती है कि ये मेरी कार है, तुम यहाँ से निकलो। तो लू उसकी कार के बाहर आकर सोचती है कि लगता है अब मुझे भी अपनी कार लेनी पड़ेगी। वैसे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। और वो मॉल जाकर शॉपिंग करने का सोचती है कि क्यों ना मैं फेंग को अपने साथ चलने के लिए पूछूं और साथ में टाइम स्पेंड करने से हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ता है। फेंग ऑफिस के एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है और बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रही होती है। तभी उसके फोन पर धड़ धड़ मैसेजेस आने लगते हैं और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो मैसेज ओपन करके देखता है जिसमें लू ने उसके साथ में शॉपिंग करने के लिए बोला होता है। तो वो उसे रिप्लाई करता है कि आज मुझे ऑफिस में ओवर टाइम करना पड़ेगा। लू सोचती है कि हस्बैंड बिजी है तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं खुद ही जाकर शॉपिंग कर लेती हूँ। अब ऑफिस के बाद फेंग बार बार फोन चेक किए जा रहा होता है, लू ने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अगर कोई मैसेज का रिप्लाई ना दे तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे बात करना नहीं चाहता और वो आपसे नाराज है। फेंग उसे गुस्से में देखता है और वो बोलता है कि सॉरी बॉस, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तभी
तभी फैंग के फोन पर क्रेडिट कार्ड यूज करने के मैसेजेस आते हैं। असिस्टेंट फिर से कहता है कि आपकी वाइफ ने कार खरीदी है, जरूर उन्होंने एक्सपेंसिव कार खरीदी होगी जैसे मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी, और बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो वो बॉस को बोलता है कि उन्होंने 20 टाइम्स कार्ड को स्वाइप किया है। तभी वहाँ पर लू आती है और वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर, और बोलती है कि देखो हस्बैंड, मैं लेटेस्ट मॉडल की स्कूटी लेकर आई हूँ, अच्छी है ना ये, और देखो मैं बहुत सारी क्यूट क्यूट सी चीजें लेकर आई हूँ, और हेलो क्यूटी तो बहुत ही कमाल की है। फैंग सोच रहा होता है कि इसके पास पैसे होने के बावजूद इसने सिर्फ सस्ती सस्ती चीजें ली हैं, और वो स्माइल करता हुआ निकल जाता है। लू देखती है कि सर्वेंट खाने को डस्टबिन में डालने वाली थी, तो वो उसे पूछती है कि तुम स्पाइसी फ्राइड राइस को डस्टबिन में क्यों डाल रही हो, ये मेरे फेवरेट हैं, मैं 5 बाउल्स खा सकती हूँ। तो सर्वेंट बताती है कि ये खाना आपकी मॉम ने भेजा है, और आपको लगता है कि आपकी मॉम को खाना अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं आता, इसीलिए आप हमेशा खाने को डस्टबिन में फेंकवा देती हो। लू बोलती है कि नहीं, आज हम ये खाना खाएंगे। तो वो उस डिश को लेकर मिरर के सामने खुद को देखते हुए बोलती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मुझे नहीं पता कि मॉम डैड का प्यार कैसा होता है। अब हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये ट्राई करो, इसे मेरी मॉम ने भेजा है। सर्वेंट कहती है कि बॉस स्पाइसी खाना नहीं खाते, पर फिर भी फैंग उसमें से एक बाइट उठाकर खा लेता है, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगने लगती है। तो जल्दबाजी में उसको पानी देते हुए लू सारा पानी उसके कपड़ों पर गिरा देती है और जल्दी से टिश्यू से साफ करने लगती है और बोलती है कि ओह नो हस्बैंड, तुम्हारी इतनी एक्सपेंसिव पैंट्स मुझसे खराब हो गई हैं। तो वो उसकी थाइस के पास टिश्यू से रब करने लगती है। तो सर्वेंट को ये सब देखकर शर्म आने लगती है और वो पीछे मुड़कर हंसना शुरू कर देती है। इतने में ही दूसरी सर्वेंट भी उन लोगों को देखकर सोचती है कि ये लोग तो जल्द ही एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए हैं। मैं अभी ग्रैंडपा को बता कर आती हूँ कि इनके यहाँ पर जल्द ही बेबी आने वाला है। लू फैंग से बोलती है कि मैं अपनी मॉम से मिलने जाऊंगी, तो कल तुम डिनर पर मेरा वेट मत करना। टेक्स्ट करके पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो वो कहती है कि नहीं हस्बैंड, तुम बहुत ही बिजी रहते हो, मैं खुद चली जाऊंगी। वो लिखकर बोलता है कि ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर ले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में लू अपनी मॉम के घर आती है और कार से बाहर निकलकर ड्राइवर से कहती है कि ये कार कुछ ज्यादा ही फैंसी है, तो यहीं पर मेरा वेट करना। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में सोचे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। मैं मॉम डैड से जाकर मिलती हूँ, वो लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और टेम्परिंग करते हुए उसे बहुत ज्यादा खाना खिला देते हैं। लू मॉम डैड से कहती है कि सॉरी, शादी के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। उसके मॉम डैड उसके लिए सॉरी फील कर रहे होते हैं कि तुम्हारी शादी एक म्यूट पर्सन से हो गई है और बोलते हैं कि ये बात हमने अपने रिलेटिव्स को नहीं बताई ताकि वो तुम्हारा मजाक ना बना पाए। डैड बोलते हैं कि फैंग फैमिली काफी रिच है, इसीलिए हम तुम्हारी शादी रोक नहीं पाए, पर अब हम तुम्हें उसके पास वापस जाने नहीं देंगे। तुमने शादी के बाद बहुत सफर किया होगा ना। वो कहती है कि मॉम डैड, आप मेरी टेंशन मत लो, जिसने सफर किया है वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे झेलना कोई आम बात थोड़ी है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसकी मॉम उससे पूछती है कि पर वो बोल क्यों नहीं पाता। तो वो बताती है कि मैंने सर्वेंट को बात करते हुए सुना था कि उसको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर वो हर वीक डॉक्टर के पास जाता है, तो उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तभी डोर बेल रिंग होती है। लू पूछती है कि इस वक्त कौन आ गया। मॉम बोलती है कि और कौन होगा, तुम्हारी कजन है, एक रिच बॉयफ्रेंड पटाया है उसने। तुम्हारे अंकल आंटी कल हमारे घर आकर बड़ा कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे थे। उसकी कजन अपने बॉयफ्रेंड और मॉम के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो बातों ही बातों में लू को इंसल्ट करने की कोशिश करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कार गिफ्ट करी है। सो सैड कि तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। उसकी आंटी बोलती है कि तुम और शीशी सेम एज के हो। मैं तुम्हारी कजन से बोलूंगी कि वो तुम्हें किसी अच्छे लड़के से इंट्रोड्यूस करवा दे। इवन मेरी नजर में भी तुम्हारे लिए एक लड़का है, पर वो डाइवोर्सी है। लू उन सभी की बोलती अपने आंसर से बंद कर देती है और बोलती है कि आप लोगों से बात करने से अच्छा है कि मैं टीवी देख लेती हूँ। जैसे ही वो टीवी ऑन करती है तो उस पर फैंग का न्यूज आ रही होती है और वो उस न्यूज पर पूरे तरीके से खो जाती है। तभी उसकी आंटी बोलती हैं कि अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हाई हैं, पर तुम्हारे पास
एक भी स्किल नहीं है। अपनी कजन से कुछ सीखो। जिसको तुम देख रही हो वो कोई मामूली पर्सन नहीं है, सबसे रिचेस्ट CEO है वो। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा हस्बैंड बन जाएगा? तो वो कहती है कि हो ही नहीं सकता। तो वो बोलती है कि हो तो सकता है ना। आंटी उसे बिल्कुल ही पागल समझती हैं और कहती हैं कि ये तो कुछ भी बोले जा रही है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लू अपने YouTube पे एनिम देखने लग जाती है और उस पर कमेंट करती है कि इस एनिम का कैरेक्टर मेरे हस्बैंड की तरह है। वो कमेंट फैंग भी पढ़ लेता है और टेबल पर एक स्लिप रखकर मीटिंग से चला जाता है। ऑफिस में एक एम्प्लॉय फैंग के असिस्टेंट से पूछता है कि बॉस ने स्लिप पर क्या लिखा था। वो कहता है कि पहले बॉस ने मुझे एक जापानीज लड़की को ढूंढने को बोला था, बाद में पता चला कि वो तो उनकी वाइफ का फेवरेट एनिम कैरेक्टर है। पहले तो मैं इस इंसान की आंखों से समझ जाता था कि इसे क्या चाहिए, पर अब ये इंसान तो मेरी सोच से भी परे जा चुका है। वहीं पर आंटी लू को लेक्चर दिए जा रही होती हैं कि ये टीवी में रिच एंटरप्रेन्योर्स को देखना छोड़ दो और अपने लिए कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड देखो जिसकी सैलरी अच्छी हो। इवन वो लू की मॉम को भी बोले जा रही थी कि अपनी डॉटर को एजुकेट करो कि इतने बड़े बड़े सपने ना देखे। लू की मॉम कहती हैं कि मेरी डॉटर को कुछ भी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डॉटर बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। तुम देखना कि इसका पार्टनर भी बहुत ही अच्छा होगा। लू अपनी मॉम को हग कर लेती है और बोलती है कि थैंक यू मॉम। तो लू की आंटी और उसकी कजन सोचते हैं कि हम तो यहाँ इन्हें जेलिस करने आए थे, पर ये लोग तो कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हैं। फिर लू अपनी मॉम के घर से बाहर निकलती है तो एक कार उसके सामने आकर रुकती है जिसमें से एक बेबी एलिफेंट बाहर आता है। लू उसे देखकर डर जाती है कि ये हाथी का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। लू की कजन शीशी कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, चलो हम तुम्हें अपनी मर्सिडीज में ड्रॉप कर देते हैं। वैसे भी इतनी एक्सपेंसिव कार में बैठना तो तुम इस लाइफ में अफोर्ड ही नहीं कर सकती। लू कहती है कि नो थैंक्स, मेरे पास अपनी कार है। शीशी उसका मजाक बनाती है कि तुम कब तक एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर घूमती रहोगी, मैं जानती हूँ कि टीवी स्टेशन से तुम्हें कुछ खास पैसे नहीं मिलते। तो वो बोलती है कि कजन मैं तुम्हारी जितनी अच्छी थोड़ी ना हूँ जो मुझे एलिफेंट जैसा बॉयफ्रेंड मिलेगा। शीशी ऑफेंड हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि बेबी तुम गुस्सा मत होना, हमसे जल्दी है ये। और वो लू से कहती है कि हम लोग जा रहे हैं अपनी कार में, तो तुम यहाँ से पैदल जाओ। लू ड्राइवर को कॉल करती है कि गाड़ी लेकर आओ। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं कि तुम एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, अगर तुम्हारे पास कार निकल आई तो मैं शिट खाते हुए लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी। लू कहती है तो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए तो बेबी एलिफेंट की पूप इनफ रहेगी। तभी ड्राइवर रोल रॉयस लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक रह जाते हैं कि इतने में ही वहाँ पर 10 मर्सिडीज आ जाती हैं। लू कहती है कि चलो शुरू करते हैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग। शीशी मॉम के पीछे जाकर छुप जाती है। आंटी बोलती हैं कि हम लोग तो रिलेटिव हैं, क्या तुम हमारे साथ ऐसा करोगी? लू उन लोगों की इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर लू अपनी कंपनी के एक इवेंट के लिए बैनर बना रही होती है और उसमें कलर कर रही होती है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है तो वो उसे कहती है कि थैंक यू, आज आपने लग्जरी कार मुझे दी थी। उसके पैर के नीचे स्केच कलर आ जाता है और वो फैंग को लेकर सोफे पर गिर जाती है और उसकी हॉट बॉडी देखकर वो सोचती है कि हाय ऊपर वाले, मुझे इतनी हॉट बॉडी देखने के लिए जिंदा रखना। इतने में ही एक सर्वेंट आकर कहती है कि आपके रूम का शॉवर ठीक हो गया है, अब आप जाकर नहा सकते हो। जब लू बाथरूम में शॉवर लेने जाती है तो वो देखती है कि शॉवर की हाइट उसके अकॉर्डिंग हो चुकी है, तो वो समझ जाती है कि ये फैंग ने किया है। वो रूम में जाकर उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि आज की रात मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल बना दूंगी। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ब्लैंकेट में लेकर घुस जाती है और टॉर्च जला देती है और उसे बच्चों की तरह बातें करने लगती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में फैंग लू के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। फिर वो डिसाइड करता है कि उसकी कंपनी के इवेंट में जाना है। वहाँ पर सभी लोग बातें करते हैं कि लगता है कि आज का इवेंट बहुत ही ग्रैंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फैंग जू भी आने वाले हैं। मैंने तो इन्हें सिर्फ मैगजीन्स में ही देखा था, पर ये तो सामने से भी कई गुना ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तभी फैंग के ऑफिस की एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि लगता है कि तुम लोगों का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं है, और वो सोचती है कि अब मेरा चांस है फैंग को पटाने का। तो वो परफ्यूम लगाकर उसके पास जाती है और बोलती है कि मेरा नाम ग्वेन है। तो
तो फैंग का असिस्टेंट उसे वहाँ से भगा देता है क्योंकि बॉस को इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से एलर्जी होती है। इवेंट शुरू हो जाता है तो लू स्टेज पर आकर स्पीच दे रही होती है। तभी ग्वेन लाइट ऑफ करके उसको स्टेज से धक्का दे देती है, पर उसकी अंधेरे में चमकने वाली वॉच ग्लो कर रही होती है और फैंग उसे पकड़ लेता है। लाइट वापस आती है तो पता चलता है कि इवेंट का सारा डाटा किसी ने चुरा लिया है। लू कहती है कि डायरेक्टर आप एक बार मुझे ट्राई करने दो, और वो अपने बालों को बांधकर शुरू हो जाती है और जल्दी से सारा डाटा रिकवर कर लेती है। उसका पूरा स्टाफ नील डाउन होकर बोलता है कि तुम तो सच में बॉस निकली। लू बहुत ही खुश होती है और उसको देखकर फैंग भी स्माइल कर रहा होता है। इवेंट के बाद फैंग अपनी कार लेकर आता है उसे लिफ्ट देने के लिए। ऑफिस के कुछ लोग देख लेते हैं और बोलते हैं कि हमें तो ये लड़की कितनी सीधी सादी सी लगती थी, पर लगता है कि इसका फैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ कोई चक्कर है, और वो लू के लिए तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं तो वो पूछती है कि तुम यहाँ मेरे लिए आए थे या तुम्हें कोई और काम था। फैंग फोन में लिखकर बताता है कि एक्चुअली आज मैं फ्री था, कोई मीटिंग नहीं थी तो इसीलिए आ गया। तो वो बोलती है कि थैंक यू, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना मुझे स्कूटी से जाना पड़ता। इतने में ही उसके पास डायरेक्टर की कॉल आती है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारा शो हिट हो गया है और हमें 80 मिलियन की स्पॉन्सरशिप मिली है। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है कि स्पॉन्सर कौन है। फिर उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड फैंग होता है। वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं काफी स्ट्रांग हूँ, पर तुमने जो किया है उसे देखकर सभी सोचेंगे कि मैं बैक डोर का यूज करके लाइमलाइट में आना चाहती हूँ। तो बॉस का असिस्टेंट बोलता है कि आप बॉस को गलत समझ रही हो। बॉस ने कभी भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं किया, खास तौर पर अपने किसी पर्सनल काम के लिए। आपकी कंपनी को स्पॉन्सर आपके टैलेंट पर ही मिला है। लू बोलती है कि आई एम सॉरी, पर मुझे लगता है कि हैंडसम लोग बहुत ही चालाक होते हैं और जब से मैं आपसे मिली हूँ मेरा माइंड सेट चेंज हो गया है। आप हैंडसम, स्मार्ट और कितने इंटेलिजेंट हैं, उसकी तारीफ किए जा रही होती है। वो फैन अपने फोन में लिखता है कि मेरी तारीफ कर रही हो, इससे मैं स्पॉन्सरशिप के पैसे बढ़ाने वाला नहीं हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और अपने फिंगर से उसके हाथ पर कुछ लिखने लगती है और बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा कर रहूंगी और मैंने तुम्हारे ट्रीटमेंट की सारी रिसर्च कर ली है। अब हम लोग फैमिली हैं तो मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूंगी। असिस्टेंट बोलता है कि मैडम ये बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं तो कोई भी उनके साथ नहीं जाता है, पर हमारा हीरो अपनी वाइफ को मना कैसे कर सकता था। तो वो फोन पर टाइप करके बोलता है कि तुम चल सकती हो। ये सुनकर लुलू बहुत ही खुश हो जाती है और असिस्टेंट सोचता है कि मैडम बॉस के साथ सिर्फ 3 महीनों से हैं और मैं इतने साल से हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे छोड़कर अपनी वाइफ को ही सपोर्ट करा है। नेक्स्ट डे गुयन फैंग के पास आकर कहती है कि बॉस आप मुझे बुला रहे थे। तो असिस्टेंट उसके ऊपर एक फाइल फेंकता है कि तुम्हें फायर कर दिया गया है, तुमने जानबूझकर मिसेस फैंग के इवेंट को बर्बाद करने की कोशिश की है। हमारे पास उसकी वीडियो का प्रूफ है। सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाते हैं। अब फैंग के एक्शन से समझ आने लगता है कि उसे अपनी वाइफ से अटैचमेंट होना शुरू हो गई है। जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो 2 लड़कियां साइकोलॉजिकल कनेक्शन की कुछ बातें कर रही होती हैं कि किसी के साथ रहने से हमें अच्छा फील होता है और जब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। फैंग सोचता है कि ये तो सही बोल रही है, जब से मैं लू के साथ हूँ मुझे अच्छी नींद आती है। ऑफिस में स्पॉन्सरशिप मिलने की खुशी में लू को सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, पर कुछ लोग उसकी बुराई भी करते हैं और बोलते हैं कि उसे ये स्पॉन्सरशिप मिस्टर फैंग के साथ इलीगल रिलेशनशिप रखने की वजह से मिली है। पर वो सबको मुंह तोड़ जवाब देती है और उसकी टीम उसे चेयर करती है। वो अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने एक बार में जाती है और बोलती है कि आज पार्टी तुम्हारी बहन देगी, और फिर वो घर एकदम टल्ली होकर आती है और मेल मॉडल्स की बातें किए जा रही होती है। इतने में ही फैंग वहाँ पर आता है और उसको गोद में उठाकर बेडरूम में ले आता है। तो वो उसे नशे में किस करने वाली होती है, पर उसे पहले ही वो सो जाती है। फैंग उसे बेड पर ठीक से लेटाता है और वो पूरी रात चैन से सो रही होती है, पर हमारे हीरो की तो नींद ही उड़ी हुई होती है और वो सारी रात सिर्फ करवटें ही बदलता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू बाथरूम का डोर ओपन करती है जहाँ पर फैंग पहले से ही मौजूद होता है। तो वो उसे बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो
उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और फोन में टाइप करके कहता है कि हम दोनों साथ में ब्रश कर सकते हैं और दोनों एज अ कपल गोल साथ में ब्रश करते हैं। लू की आंटी को पता चल जाता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और वो अपने डॉटर शीशी को सुना रही होती है कि तुम बस मेकअप करती रहना और लू प्रमोट हो गई है, तुम कब मुझे प्राउड होने का मौका दोगी। तो वो अपनी मॉम को बताती है कि जिस कार से लू आई थी वही सेम कार मिस्टर फेंग के पास है और वो लू के लिए खराब बातें करने लगती है। शीशी लू की कंपनी में जाकर बोलती है कि क्या आप लू को जानते हैं, मैं उसकी कजिन हूँ। मैंने उसे कुछ दिनों पहले एक लग्जरी कार में देखा था और मुझे लगता है कि वो कुछ गलत काम कर रही है और गलत रास्ते पर निकल गई है और ये वही पर्सन होता है जिसने उस दिन लू को इंसल्ट करने की कोशिश की थी। वो बोलता है कि मैं जानता था लू कुछ तो गड़बड़ कर रही है, टीवी स्टेशन पर ऐसा बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा, मैं अभी उसके कंपनी मैनेजर के पास जाकर उसकी शिकायत लगाता हूँ। शीशी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि उसको अच्छी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि मेरी कजन सही रास्ते पर आ जाए और वो मैनेजर को उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में ईमेल करता है। इसको पढ़ने के बाद मैनेजर लू को अपने ऑफिस में बुलाता है और फेंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपकी वाइफ के बारे में रूमर्स हो रहे हैं। तो वो असिस्टेंट को इशारा करता है कार निकालने का और लू को मैसेज करता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। शीशी अपनी मॉम को कॉल करके बोलती है कि मैंने उसके ऑफिस में हंगामा कर दिया है, अब कुछ देर बाद लू को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा और मैं उसे देखने के लिए ही ऑफिस के बाहर वेट कर रही हूँ। मॉम भी कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ तुम्हारी आंटी के यहाँ पर ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। ऑफिस में भी सब लू के बारे में रूमर्स करने लगते हैं कि वो एक बॉक्स लेकर बाहर निकलती है और ऑफिस की लड़कियां पूछती हैं कि क्या हुआ, कोई बैड न्यूज है क्या। तो वो कहती है कि हाँ मुझे ऑफिस से जाना होगा। वो लड़कियां उसके लिए सैड हो जाती हैं और वहाँ पर ऑफिस के कुछ लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और उसके कैरेक्टर के बारे में बोले जा रहे होते हैं। इतने में ही लू कहती है कि एक्चुअली में मुझे ऑफिस के बिगेस्ट ट्रिप पर जाना होगा, वो भी पूरे 5 दिन के लिए। मैं तुम लोगों को बहुत ही मिस करूंगी। वहीं हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां वो मैनेजर के रूम में जाती है। तो मैनेजर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मिस्टर फेंग के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो उसे बताती है कि फेंग तो मेरा हस्बैंड है पर मैं अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो मैं फ्रीली काम नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर मैनेजर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे बिजनेस ट्रिप ऑफर कर देता है। लू ऑफिस के बाहर आती है और हाई हील की वजह से वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही होती। शीशी सोच रही होती है कि फाइनली इसे ऑफिस से निकाल दिया गया। ये सोचकर वो खुश हो रही होती है पर तभी वहाँ पर फेंग की कार आती है तो वो उसके सामने नील डाउन होकर उसके शूज चेंज करता है क्योंकि वो उसके लिए कंफर्टेबल फुटवेयर लेकर आया था और सभी के सामने खुद को लू का हस्बैंड अनाउंस करता है। ये सुनकर सभी लू और उसे अच्छे से मिलने लगते हैं और जिन लोगों ने लू के खिलाफ गलत सलत बातें की होती हैं उन सबको जॉब से हटा दिया जाता है और वहीं पर आंटी भी लू के मॉम डैड की इंसल्ट कर रही होती हैं और बोल रही होती हैं कि तुम्हारी बेटी को जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने इलीगल रिलेशनशिप बनाया था, वो भी किसी के साथ, और वो टीवी वाला रिच एंटरप्रेन्योर उसके साथ बस फन कर रहा था। कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ देगा वो। लू की मॉम बोलती है कि इनफ क्योंकि वो मेरा सन इन लॉ है और फिर वो सबको लू और फेंग की वेडिंग फोटोज दिखाती है जिसे देखकर सभी लोग आंटी को ही गलत समझ रहे होते हैं कि तुम्हें दूसरों के बच्चों को बोलने से पहले अपने बच्चों को देखना चाहिए। शीशी भी हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि लू और फेंग रियल में हस्बैंड वाइफ हैं। लू उसे थैंक यू बोलती है कि उसने सबके सामने उसकी इमेज को प्रोटेक्ट किया है और उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैंने हाई हील्स पहनी थी पर मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्या तुम मुझ पर इतनी नजर रख रहे हो। तो वो टाइप करके उसे बताता है कि मैंने तुम्हें मॉर्निंग में देखा था और वो उसे कहती है कि जब तुम कार से बाहर आए थे तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे, सभी लड़कियां तुम्हें ही देखी जा रही थी। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को नॉइज से एलर्जी है पर उनकी वाइफ तो 24/7 बक करती रहती है, पता नहीं बॉस कैसे अपनी वाइफ को टॉलरेट करते हैं। फेंग लू को अपने ग्रैंडपा के घर लेकर जाता है और उसे बताता है कि उन्होंने आज हमें डिनर पर इनवाइट किया है। ग्रैंडपा के घर के बाहर आने के बाद लू बोलती है कि या तो तुम मेरे शोल्डर पर हाथ रख लो या फिर मेरा हाथ पकड़ लो ताकि ग्रैंडपा को लगे कि हम लोगों का रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो तो सीधा उसकी कमर पकड़ लेता है। ग्रैंडपा लू को बहुत ही पसंद करते हैं और उसके साथ काफी
सारे जोक्स भी करते हैं। ग्रैंडपा के घर पर स्पेशल डॉक्टर आता है जो उसे थेरेपी देता है। लू ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से फैंग बोल नहीं पाता। ग्रैंडपा बताते हैं कि जब वो 8 साल का था तो वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा था, जहाँ पर उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में फैंग के दोनों पेरेंट्स की जान चली गई और वो सारा दिन हेल्प के लिए चिल्लाता रहा, पर कोई भी सही टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। और जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसकी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गई हैं, पर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर वो टाइम के साथ रिपेयर हो गई हैं, लेकिन उसका सदमा इसके माइंड पर बहुत ही गहरा है। डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है तो फैंग को एक्सीडेंट की मेमोरी रिकॉर्ड होने लगती है। जब वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था तब कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता और कार में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है और उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। लू जल्दी से उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। वो कंफर्टेबल करते हुए बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। फैंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसका हाथ लू ने पकड़ा हुआ है और उसके मुंह से एक वर्ड भी निकलता है। ये सुनकर लू बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि हस्बैंड तुम ट्राई करोगे तो तुम जल्द ही बोल पाओगे। ये सब डॉक्टर और ग्रैंडपा भी देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर सब सही रहा तो फैंग की वॉइस जल्द ही वापस आ जाएगी। फिर ग्रैंडपा लू को थैंक यू बोलते हैं कि इतने सालों में पहली बार मैंने फैंग के मुंह से एक वर्ड सुना है और साथ ही साथ वो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स ला कर देते हैं, जिसमें काफी सारा गोल्ड, प्रॉपर्टी, कंपनी और 10 मिलियन कैश भी होता है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि मैंने नोटिस किया है कि जब से तुम उसके साथ हो उसकी लाइफ काफी चेंज हो गई है और मुझे उम्मीद है कि अगर तुम कोशिश करोगी तो उसकी आवाज जल्द ही वापस आ जाएगी। ग्रैंडपा को प्रॉमिस करती है कि वो उसे ठीक करने के लिए सभी ट्रिक्स जान चुकी है। फिर फैंग अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। लू चुपके से उसे देखती है और सोचती है कि फैंग को सबसे ज्यादा फर्क कंपनी के शेयर्स और पैसों से पड़ता है और वो चिल्लाते हुए उसके पास जाती है और ड्रामा करते हुए बोलती है कि फैंग हम लोग बर्बाद हो गए हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स 50% डाउन चले गए हैं, कुछ बोलोगे अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से कुछ बोलो। तो वो उसे बोलने के लिए फोर्स करती है। वो फोन में टाइप करके उसे दिखाता है कि अगर मेरी कंपनी के शेयर्स 50% डाउन चले जाएंगे तब भी मैं इस सिटी का रिचेस्ट मैन ही रहूंगा। लू का तो ये प्लान फ्लॉप ही हो जाता है। वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसके ऑफिस में जाकर चिल्ला कर बोलती है कि हस्बैंड सरप्राइज मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो, बोलो। फैंग उसे मैसेज करके कहता है कि ठीक है तो जाओ बेबी को बर्थ दो। काफी ट्राई करने के बाद लू मायूस होकर बैठ जाती है। फैंग को बुरा लगता है तो वो डॉक्टर को मैसेज करके बोलता है कि हम नेक्स्ट थेरेपी कब शुरू कर सकते हैं। लू के ऑफिस में सभी उसको फैंग का नाम लेकर छेड़ने लगते हैं। फैंग उसे मनाने के लिए मैसेज करता है कि आज रात हम लोग फ्रेंच डेलीगेट से मीटिंग के लिए जाएंगे और तुम मेरे साथ वहाँ पर डिनर करोगी और हाँ सुंदर सा रेडी हो जाना। और वो इमेजिन करता है कि वो कह रही होती है कि हाँ जरूर चलेंगे, मैंने कभी भी फ्रेंच खाना नहीं खाया, कितना मजा आएगा। ये सोच सोच कर वो खुद ही ब्लश करने लगता है। ऑफिस में एम्प्लॉयज बोलते हैं कि क्या मैंने बॉस को अभी स्माइल करते हुए देखा। उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैंने तो बस एक ही चीज को नोटिस किया है, जब से उनकी लाइफ में एबनॉर्मल वाइफ आई है तब से बॉस भी एबनॉर्मल हो गए हैं, बिला वजह बस हंसते रहते हैं। लू डिनर पर जाने के लिए बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है। फैंग उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही होती है। वो उसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो फोन में टाइप करके दिखाता है कि वेरी नाइस। फिर दोनों हाथ पकड़कर पार्टी में एंट्री करते हैं और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं और फ्रेंच पार्टी में फैंग का वेलकम किया जाता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही सुंदर है। उसी पार्टी में एक रिच फैमिली की डॉटर होती है जिसका नाम बाई होता है। वो लू को देखकर वियर्ड फेसेस बनाने लगती है। अब इतनी बड़ी पार्टी में आने के बाद लू को अजीब लगता है और वो बोलती है कि यहाँ पर हम लोग परफेक्ट मैच लग रहे हैं और वो इशारा करके कहती है कि तुम बातें कंटिन्यू करो, मैं कुछ खाने जा रही हूँ। फिर वो कुछ फ्रूट्स लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है और ऊपर से फैंग को देख रही होती है। तभी वहाँ पर बाई आकर उसे कहती है कि तुम फैंग की वाइफ हो। तो लू उसे देखकर समझ जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसे फैंग ने रिजेक्ट कर दिया था। वो फैंग के बारे में उल्टा सीधा कहती है और साथ ही साथ लू की भी इंसल्ट करती है। पर हमारी हीरोइन काफी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। वो अपने और अपने हस्बैंड के लिए काफी अच्छे से स्टैंड लेती है और बाई के ऊपर सीट फेंक कर वहाँ से चली जाती है और वो देखती है कि उसके पीछे ही फैंग खड़ा हुआ होता है और वो सारी बातें सुन चुका था। वो उसके कानों पर हाथ रखकर बोलती है कि तुमने कुछ सुना तो नहीं
और उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि बाई ने उसके ना बोल पाने पर मजाक बनाया था। नेक्स्ट सीन में लू और फैंग हाथ पकड़कर वॉक कर रहे होते हैं तो वो लिखकर लू को बताता है कि जब वो 8 साल का था तो उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी और उसके फादर कार चला रहे थे और अचानक से उनकी कार के आगे ट्रक आ गया था जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर उसी रात किसी ने भी उसकी फैमिली की हेल्प नहीं की थी। उसकी मॉम ने जबरदस्ती धक्का देकर उसे कार से बाहर निकाल दिया था। मैंने चिल्लाकर लोगों से हेल्प मांगी पर किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। थोड़ी देर बाद ही कार में एक्सप्लोजन हो गया था। लू उसे कहती है कि उस टाइम तुम अकेले थे पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए कोई भी मेरे हस्बैंड को बुली नहीं कर सकता। तभी फैंग देखता है कि ऊपर से किसी ने लू के ऊपर वॉस फेंका है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जोर से चिल्लाता है और उसका नाम भी बुलाता है। ये सुनकर तो लू बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम बोल सकते हो। असिस्टेंट डॉक्टर जी को जल्दी से कॉल करो। फैंग असिस्टेंट को कहता है कि पता करो कि ये किसने किया है। थोड़ी देर बाद फैंग के लोग बाई को पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करवा देंगे। लू सोच रही होती है कि इसने मुझे बचाने के लिए बोला, इसका मतलब मैं इसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। और फिर वो घर आने के बाद उसे क्यूट वे में कन्विंस कर रही होती है दोबारा बोलने के लिए। वो बोलती है कि तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, मैं दोबारा से सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फैंग उसकी बातें सुने जा रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी डॉक्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं। लू डॉक्टर से पूछती है कि फैंग की कंडीशन क्या है, क्या वो दोबारा बोल पाएगा। तो डॉक्टर बोलता है कि ये मैटर अभी सेंसिटिव है, उसके साथ बहुत सारे इमोशनल चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर हम फोर्स करेंगे तो वो नहीं बोलेगा, इसीलिए हमें पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट सीन में लू ऑफिस के ट्रिप पर जा रही होती है। उसे फेमस सेलिब्रिटी जेन का इंटरव्यू लेना होता है जो कि शायद बहुत ही पॉपुलर होता है यंग गर्ल्स के बीच में और उसके आसपास हमेशा बहुत ही भीड़ लगी रहती है। फैंग को जेलसी फील हो रही होती है कि जब उसकी वाइफ हैंडसम सेलिब्रिटी के साथ जा रही होती है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं कि लू बहुत ही लकी है जो उसे जेन का इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ वो बोलती है कि मुझे पता है कि लू का हस्बैंड एक म्यूट पर्सन है। ये सुनकर वो मायूस होकर वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जेन थोड़ा अजीब सा होता है और चेक करने के बाद वो अपने हाथों को सेंड करने लगता है और लू से बहुत ही अजीब तरीके से बातें करता है कि 10 साल बाद भी तुम मुझे नहीं भूली हो और तुमने मुझे कांटेक्ट कैसे किया। लू कहती है कि लगता है कि तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है, अगर तुम्हारे पास कोई दवाई है तो खा लो। तो वो बोलता है कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मेरे पास तुम्हारे लेटर्स हैं। लू को याद आता है कि जो इस स्टोरी की फीमेल हीरोइन होती है स्कूल टाइम में जेन पर वो क्रश करती है और 3 साल उसने उसे परस्यू करने की कोशिश की थी। लू कहती है कि वो बहुत ही पहले की बात है, अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। जेन की साइको फैन उस पर केमिकल फेंकने की कोशिश करते हैं पर लू अपने बैग से उसे कवर कर लेती है और उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। जेन कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, फिर तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया है। तो वो बोलती है कि पर्सनल सेफ्टी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो मुझे तुम्हारा ध्यान तो रखना ही है। जेन ये सुनकर हंसने लगता है और यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर लव ट्रायंगल होने वाला है। जेन को फिर से लू से प्यार होगा। वहीं दूसरी तरफ फैंग अभी से अपनी वाइफ को मिस करने लगता है। फैंग जेन की इंफॉर्मेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और वो सेम स्कूल में थे। ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगता है। वो तुरंत अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि घर आओ। लू कहती है कि तुमने फिर से बोला। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो भागते हुए घर पहुंच जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो टेबल पर एक बॉक्स को देखकर उसके सामने वो रोने लगती है और बोलती है कि सॉरी ग्रैंडफादर, मुझे आने में लेट हो गया। तो वो टेक्स्ट करके बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। ग्रैंडपा ने लू के नाम एक रिजॉर्ट खरीदा होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर होता है और उस बॉक्स में गोल्ड की ब्रिक्स होती हैं। लू ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें संभाल कर रखने लगती है। फैंग लू के क्लोज आकर उसे किस करने वाला होता है पर तभी लू को इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फैंग गुस्से में पंचिंग बॉक्स पर पंच मारने लगता है। लू सोचती है कि लगता है कि मेरे हस्बैंड को बॉक्सिंग करना पसंद है। फिर वो एक होटल में जाती है अपने ऑफिस के काम के लिए पर होटल में उसे कोई भी रूम नहीं मिलता और वहीं पर उसकी कजन शीशी अपनी फैमिली के साथ आई होती है और वो उसका मजाक बनाने लगती है। लू रिसेप्शनिस्ट से बोलती है तो शेंग लू
उसका नाम सुनते ही सब डर जाते हैं क्योंकि ये होटल ग्रैंडफादर का होता है। ग्रैंडपा ने अपना नॉमिनी उसे ही बनाया होता है। वहाँ पर वो अपने काम कर रही होती है और अपने हस्बैंड को टेक्स्ट करके बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम रिजॉर्ट 301 में आ जाना। फैंग खुश हो रहा होता है कि पता नहीं उसकी वाइफ ने उसके लिए क्या सरप्राइज रखा होगा, तो वो असिस्टेंट को बोलता है रिजॉर्ट जाने के लिए। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप क्या ऐसे ही जाओगे या आप कोई प्रैक्टिस भी करोगे। असिस्टेंट उसका हेयर कट कराता है और उसके लिए न्यू शूज, कपड़े, सब कुछ ब्रांडेड खरीद लेता है। फैंग को लगता है कि ये नाइट उन दोनों की रोमांटिक नाइट होने वाली है, पर उसका ये सपना चूर चूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उसे बॉक्सिंग ग्लव्स गिफ्ट करने के लिए बुलाया था। वो हर बार लू के क्लोज आने की कोशिश करता है पर किसी न किसी रीजन से लू वहाँ से भाग जाती है। वो रिजॉर्ट में अपने लिए हनीमून पैकेज बुक कराता है पर फैंग का प्लान वहाँ पर भी फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग ऑफिस में होता है तो लू उसे मैसेज करके पूछती है कि मैंने जो तुम्हें बॉक्सिंग ग्लव्स दिए थे वो कैसे हैं? जब मैं घर आऊंगी तो क्या तुम मुझे बॉक्सिंग करना सिखाओगे? फैंग सबके सामने पहली बार बोलता है कि मीटिंग ओवर हो चुकी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि बॉस की आवाज वापस आ गई है। फिर हम देखते हैं कि फैंग लू को न्यू कार गिफ्ट करता है और फिर से उसके क्लोज आकर किस करने वाला था, पर फिर लू को इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है और वो स्कूटी पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वो इम्पोर्टेंट काम जेन का इंटरव्यू के लिए फोटोज देना होता है जिसके लिए उसे उसके साथ डिनर भी करना पड़ता है। फैंग उसे बहुत सारे मैसेजेस करता है पर वो अपने काम में बहुत ही बिजी होती है और उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती, तो वो खुद से वहाँ पर पहुँच जाता है उसे लेने के लिए। जेन भी शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लू मैरिड है। फैंग उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से उठाकर ले आता है। इवन कार में भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे कार में पैशनेटली किस करता है। घर आने के बाद लू उससे पूछती है कि आज रेन हो रही थी, क्या इसीलिए तुमने मुझे किस किया है ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो सके? तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए किस किया क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता था। नेक्स्ट डे लू जेन के साथ एक आउटडोर एक्टिविटी का शूट करने गई थी जहाँ पर कोई इंटेंशनली उसे हर्ट करने के लिए उसकी रस्सी को काट देता है और वो नीचे गिरने वाली होती है पर तभी जेन उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। फैंग को भी जब पता चलता है कि उसकी वाइफ के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया है तो वो सबसे पहले उस पर्सन को फाइंड आउट करता है जिसने उसकी रस्सी काटी थी और वो कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन होता है जिसको टीवी स्टेशन से निकाला गया था। तो वो उसे बहुत मारता है, इवन उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो ब्लड फैंग के हाथ पर भी लग जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो देखता है कि लू जेन की केयर कर रही होती है। असिस्टेंट फैंग का हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले आता है और बोलता है कि बॉस को यहाँ आते हुए चोट लग गई है, देखो उनके हाथ में ब्लड भी आ रहा है, और वो अपने बॉस को इशारा करता है एक्टिंग करने के लिए। फैंग कहता है कि मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और मेरा शोल्डर तो मूव भी नहीं कर पा रहा। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो जेन को बेड से धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं और वहाँ पर फैंग को ट्रीट करने लगते हैं। फैंग और लू घर आ जाते हैं तो फैंग अपनी बॉडी को पंप करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा होता है ताकि उसकी वाइफ उसके एब्स देखकर उस पर लट्टू हो जाए। जब लू उस रूम में आती है तो वो बोलती है कि इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई भी चोट वोट नहीं लगी है। तो वो बोलता है कि एक्चुअली मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई भी थर्ड पर्सन आए। तो वो कहती है कि पर तुम इस टाइम एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे? तो वो कहता है क्योंकि तुम्हें मेरे एब्स पसंद है ना। फिर वो दोनों किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ ही हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। बाय बाय।